हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सबकी होने वाली है। हमेशा की तरह बहुत ही मस्ट ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में बिल्कुल भी छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है जितने भी लोगों ने, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग कमेंट करके बता दें कि आप सभी लोग कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। कनिष्क जो है प्रथम कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान जो है कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनिष्क प्रथम के दरबार में जो है वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे जो बौद्ध दार्शनिक थे और चरक जैसे आयुर्वेद चिकित्सक थे। ये सब जो है चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग टिक कर लीजिए, चरक संहिता यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहते थे, तो वो है आपके चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद चिकित्सक थे। बाकी बौद्ध दार्शनिक थे, जैसे वासुमित्र हो गए, नागार्जुन हो गए, ये सब बहुत दार्शनिक थे। और प्रसिद्ध आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद विद्वान की, तो वो तो चरक संहिता। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मथुरा कला की बात हो रही है, तो मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। जी हाँ, कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा। आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो मथुरा कला है, ये स्कूल में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों को ओढ़ने के वस्त्र की कई जो तहें दिखाई गई है, इसमें आपको प्रदर्शित रूप से मिलेगा। और सिर के चारों ओर आभा मंडल को जो है अत्यधिक सजाया गया है। कुषाण काल में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि मथुरा कला स्कूल से रिलेट करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर ने जो है मियां तानसेन, जो कि दरबारी संगीतकार के रूप में नियुक्त किए गए। तो ऑप्शन नंबर आपका मियां तानसेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनपढ़ था। कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जो कि अनपढ़ था? तो यहाँ पर जलाउद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मुगल सम्राट जलाउद्दीन मोहम्मद जो है अकबर, पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए। मुगल सम्राट जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अकबर, जो कि आपका यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है, मतलब नहीं दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पर अकबर का पूरा नाम था दोस्तों मुगल सम्राट जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। ये अनपढ़ था। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर, जी हाँ, एक चीज बहुत ध्यान है, इससे सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में जो है राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। और सन 1540 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, सन 1542 में जो है इनका जन्म हुआ था। और मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि सन 1540 ईस्वी में जो अकबर के पिता है, वो हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में जो है शेरशाह के हाथों पराजय प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जो है इन्होंने सन 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में इन्हें रहना पड़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अकबर की शिक्षा
का उचित प्रबंध जो है नहीं हो सका। इसी कारण ये अकबर जो है अनपढ़ रह गए, क्योंकि 1540 ईस्वी में उनके पिता जो है युद्ध हार चुके थे, जिससे कि उनका जो शान शौकत है, मुगल तरीका था जीने का, वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था युद्ध हारने की वजह से। चलिए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर किस किले में मिला था? झांसी, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। किशन, रवि, अनुज, अभिषेक, सोनू, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से जो है अजमेर के किले में मिला था। जी हाँ, अजमेर के किले में मिला था। और एक चीज आपको, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये जो थॉमस रो जो था ये मुगल साम्राज्य में मिला, और ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो है मुगल दरबार में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर? अजमेर में के किले में मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्होंने सन 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल हेनरिक मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है सन 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है सन 1857 के विद्रोह को जो है भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा है। क्या कहा है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी कहा है, इस नाम से संबोधित किया है। चलिए, पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आपका गुजरात? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति है जो कि किस नाम से जानी जाती है? पल्ली। ठीक है, उत्तरी तमिलनाडु की जो एक निम्न जाति है, जिसे हम लोग पल्ली आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये सन 1871 ईस्वी में जो है स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगी थी। ठीक है। फिर हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर 1854 के पुड डिस्पैच के पश्चात जो है शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए जो है 1882 ईस्वी में जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, और यह आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। और इस आयोग के रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों शिक्षाएं शामिल थी, लेकिन हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। जी हाँ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है दोस्तों क्या है? राज्यसभा की बात करें तो भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनके 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों में एक तिहाई सदस्य जो हैं 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। जी हाँ। और यहाँ पर मैं बात करूं अनुच्छेद 80 की, तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है। जी हाँ दोस्तों, कितनी? 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट क्या आंसर हो जाएगा? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 12, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने करेंगे। इस घोषणा से जो है भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राजीव गांधी, बीपी सिंह? कुछ लोगों का मानना है राजीव गांधी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीपी सिंह जो है ये भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है बीपी सिंह ने जो है सन 1990 ईस्वी में मंडल कमीशन के अनुशंसाओं
अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर बीपी सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में भाग ए में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, हाँ एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की पावर मैं आपको बताता हूं क्या है इसकी पावर। यदि किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड मतलब फांसी की सजा सुनाई गई हो तो राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी की सजा को कम कर सकता है, मतलब कि फांसी न देकर उसे सिर्फ आजीवन कारावास या कुछ सालों का कारावास या हमेशा के लिए बरी कर सकता है। राष्ट्रपति की पावर ये होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति की पावर जो है प्रधानमंत्री से कितनी ऊपर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो न्यायाधीश नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार जो है ऐसी नियुक्ति होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम दोस्तों 5 वर्ष का उच्च न्यायालय न्यायाधीश या 10 वर्ष से अधिकता अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। तो यहाँ पर कम से कम पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, छोटा नागपुर पठार भारत के खनिज मतलब दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, जिसे हम लोग मैदान को पठार की श्रेणी में भी रखते हैं, तो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे हम लोग कहते हैं, बताइए। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न, देखिए तो दो प्रश्न बन रहा है, एक क्वेश्चन में ही एक आंसर छिपा हुआ है। देखिए ड्रीम यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। एग्जाम भी आप सभी का बहुत ही करीब है, तो हर एक प्रश्न आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी मत करिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मात्र 11 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था प्रश्न ये, और इस प्रश्न में एक आंसर मैं आपको दिखाता हूं। यदि आपसे ऐसा कभी पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार जो है एक प्रायद्वीपीय पठार की एक अनोखी विशेषता क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार की एक अनोखी विशेषता ये है कि ये काली मिट्टी के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, दक्कन ट्रैप या सिंगूर पठार या रोहतास पठार किस रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि यह काली मृदा है और इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्कन ट्रैप में जो है काली मृदा का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपरदन के फलस्वरूप होता है। जी हाँ दोस्तों, तेवलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बचे हुए 10-11 प्रश्न जो है आप सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यह मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि समुद्री जल का जो औसतन खारापन होता है वो 3.5%। जी हाँ,
3.5% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लवणता का परिकलन जो है 1000 ग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से यदि देखा जाए तो 1 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक जो कि ग्राम की मात्रा द्वारा किया जाता है, तो प्राय 1000 प्रति 1000 भाग का प्रतिशत जो है पीपीटी के रूप में किया जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए कनाडा, गुयाना में, या आपका वेनेजुएला में, या आपका ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीप है और देश भी है, पूरा का पूरा देश और महाद्वीप है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में स्थित है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है, बहुत ही ऊंचा झरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपके भारत में मुख्य झरनों की बात करें तो आपके एमपी में एक धुआंधार झरना है, बहुत ही खूबसूरत शहर है जबलपुर। जबलपुर में जो है ये स्थित है धुआंधार झरना। और कितने लोग यहाँ पर गए हैं कमेंट करके एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर जा चुका हूं और बहुत ही शानदार लोकेशन है वहां से देखने का। ठीक है, बचपन में ही गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न सभी का, यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच जो है फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से जो है अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है फ्लोरिडा जल संधि, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास, परिधान, मुद्रास्फीति, या आपका सकारात्मक आर्थिक असंतुलन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्फीति जो है वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति जो है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए माइक, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिटकॉइन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल तो ट्रेंड चला है। तो बिटकॉइन जो है एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो कि जो है किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है संचालित नहीं होता है। यह जो है ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यदि आप लोग डिटेल्स में समझना चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में तो एक बार गूगल या यूट्यूब पर सर्च जरूर करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों को जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अवमूल्यन का अर्थ जो है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना है। जी हाँ, घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं घरेलू मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है इस राज्य का जो है कब अस्तित्व में चलन आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन 1937, सन 2005, 1960, 1945। पहले सबसे तो सन पर क्लियर करिए जिससे कि आप सभी लोगों को याद रहे, डेट को बाद में देखिएगा।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1937, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य जो है इस सन में अस्तित्व में आया था, सन 1937 ईस्वी में। तो यहाँ पर 1 अप्रैल सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के समय को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, जो कि भारत में इसी समय जो सरकार रूल बनाती है बजट को लेकर, किसी चीज का मूल्य लेकर, कुछ भी जो एक्सचेंज करना रहता है, चेंजिंग लाना रहता है, इसी वर्ष होता है। मतलब यदि कोई चीज 1 अप्रैल को चेंज हुआ है तो 31 मार्च तक वो चीज चलेगा, ठीक है। जैसे राशन हो गया, बहुत चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसका वित्तीय वर्ष इसी वर्ष को माना जाता है। असली वर्ष जो है वित्तीय वर्ष इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। प्यारे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, मात्र 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। आप सभी का जो यहाँ राइट हो जाएगा, चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले, जिसे हम लोग ब्रज क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, वज्रभूमि, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, मात्र 2 प्रश्न और बचे हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गिद्ध या गिधा नृत्य जो है ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है प्रति वर्ष जो है बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड प्रश्न है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के सभी यूपी से ही रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूपी के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर, वाराणसी, मथुरा, आगरा। आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में जो है बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और आप सभी को एक चीज पता होगा कि विश्व का जो 7वां अजूबा है ताजमहल भी आपका आगरा में ही स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।